हेलो लर्नर्स, आज हम जिस प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं वो है बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसका वर्जन जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है BFPI साका, जिसको नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन ने पब्लिश किया हुआ है। तो ये जो इन्वेंट्री है ये आपकी पर्सनैलिटी में जो आप बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री थ्योरी जो पढ़ते हैं उसी का ही मेजरमेंट ये करती है। ये जो इन्वेंट्री है तो उसको हमने BFPI पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यहाँ पे इसका नाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साका इसके सामने जो लिखा हुआ है वो साका का मतलब आप में से जो लोग साइकोलॉजी के हैं वो समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं कि ये अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर अशोक कुमार ने बनाई है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंह अरुण और कुमार अशोक के नाम से इसको साका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी इन्वेंट्री की। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल लिखते हैं तो प्रैक्टिकल की जो थ्योरी होती है उसको आप जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बट हम बेसिक ही यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये जो BFPI है जिसको मेजर कर रहे हैं ये यहाँ पे आया। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जब सबसे पहले सवाल था कि कैसे व्यक्तित्व को मेजर किया जाए, कैसे पर्सनैलिटी को मेजर किया जाए, तो इसका सवाल का जो जवाब था उसको ढूंढते हुए बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले नाम आप एल्पर्ट का सुनते हैं, जिन्होंने ट्रेट थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि जो पर्सनैलिटी है उसमें हर पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, जिसमें कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। तो ये ट्रेट्स इन्होंने निकाले जिनको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था और इस पे इन्होंने बोला था कि ट्रेट से ही हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, इसीलिए इसको एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद में कैटल आए। कैटल ने अपनी फैक्टर एनालिसिस यूज़ करी, उसमें फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हुए बहुत हज़ार ट्रेट से उन्होंने उसको रिड्यूस करके हुए फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया और रिड्यूस करके उन्होंने 16 इंपॉर्टेंट ट्रेट्स निकाले, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 16 ट्रेट्स जो हैं ये पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और उसी में आपने नाम सुना होगा 16 PF यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का, जिसको हम पर्सनैलिटी के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए हम 16 PF को भी यूज़ करते हैं, जो काफ़ी लेंदी प्रैक्टिकल थोड़ा आपका रहता है। उसी के बाद आइजिंग आए, जिन्होंने अपना PEN मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने साइकोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म जैसे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जोड़ा। उन्होंने बोला कि जो पर्सनालिटी है उसकी 3 डायमेंशन है और उसी का उन्होंने जो स्केलिंग है वो बताई कि कैसे पर्सनालिटी के जो ये पर्सनालिटी जो है इन स्केल्स पे के बेस पे हम उसको देख सकते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो कहाँ पर लाई कर रही है। फिर गिलफर्ड आए थे, उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया और बताया कि पर्सनैलिटी जो है बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बनी है। फिर हम बात करते हैं कोस्टा एंड मैक्रे आए। कोस्टा एंड मैक्रे ने अपना बिग 5 मॉडल तब दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पर्सनैलिटी है उसमें 5 फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके उन्होंने उसको बिग 5 मॉडल नाम से अपनी थ्योरी को दिया। और उसके जो बिग 5 फैक्टर्स थे उनको हम ओशन नाम से याद करते हैं। अगर आप याद करते हैं तो आप ओशन से याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखें तो सीक्वेंस में आप NEO AC करके अगर उसको लिखते हैं तो ज़रा सीक्वेंस थोड़ा सही लगता है, जिसमें कि ओशन में अगर आपको डिफाइन करें तो ओशन O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म होता है। तो इन 5 फैक्टर्स को उन्होंने बताया। तो उस तरीके से कोस्टा एंड मैक्रे बिग 5 इन्वेंट्री लेकर आए और बाद में इसी में उन्होंने अपनी नियो PI इन्वेंट्री और उसका रिवाइज फॉर्म जो था वो नियो PIR भी वो लेकर आए थे। तो उसके बेस पे बिग 5 पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर मेजर किया जाता है। लेकिन फिर इन्हीं बिग 5 मॉडल पे बहुत सारी और भी क्योंकि थ्योरी तो बनकर आ गई थी, अब उस पर इन्वेंट्रीज जो हैं वो बनती रहती हैं, क्वेश्चनायर्स डेवलप होते रहते हैं। तो ये भी एक उसी का इंडियन एडेप्टेशन का फॉर्म आप कह सकते हैं कि जो बिग 5 मॉडल को ही फैक्टर्स को लेकर उन्हीं को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश इस स्केल से भी की जा रही है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चनर है इसमें जो उसका फ्रंट पेज है इसमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो है आपका जो आप भरवाते हैं कि अपने जो सब्जेक्ट होता है उससे कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, अर्बन रूरल, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे भरवाते हैं। फिर इसमें जो निर्देश हैं वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेने हैं और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी BFPI साका का क्वेश्चनर है। इसमें आपके टोटल
180 आइटम्स हैं और 2 पॉइंट स्केल पे ये बना हुआ है। 2 पॉइंट स्केल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट स्केल कैसे कहते हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन आंसर देने की जो चॉइसेस होती हैं वो सिर्फ 2 होती हैं तो उसको हम 2 पॉइंट स्केल कहते हैं। जब 3 होती हैं 3 पॉइंट स्केल कहते हैं। इसी तरह से 5 पॉइंट स्केल भी आता है। तो 3 पॉइंट स्केल में आपके पास सहमत, असहमत और पता नहीं, या फिर जो मतलब एक तरह से एक बीच का मिडिल का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या लगाना है। लेकिन ये फिक्स चॉइस रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। इसमें आपको या तो सहमति करना है या फिर आपको असहमत ही करना है। तो इस तरह से 2 पॉइंट स्केल पे ये बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। 180 आइटम्स हैं जो आपके 5 फैक्टर्स को शो करते हैं। 5 फैक्टर आपको पता ही हैं, ठीक है। तो और ये जो स्कोर्स हैं ये आपको बाद में मैनुअल से दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे ये जो स्कोर हैं ये अलग अलग चीज़ों को जो अलग अलग आइटम है अलग अलग चीज़ों के लिए कैसे कैसे बने हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, निर्देश को अच्छे से पढ़ने के बाद ये आपको भरवाना है। आप अपने बराबर की व्यक्ति से भरवा सकते हैं, किसी भी एडल्ट से भरवा सकते हैं। और उसको भरवाने के बाद आपको ये पूरे भरवाने हैं और ध्यान रखना है कि कोई छूटे ना सारा कुछ। फिर इसके बाद इसमें एक आपकी स्टेंसिल कीज़ आएंगी इनको स्कोरिंग करने के लिए। तो इस स्टेंसिल के बिना इसकी स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। ये पर्टिकुलर हर फैक्टर के लिए बनी हुई है। नियो एसी जो भी हैं सारे फैक्टर्स के लिए बनी हुई है 1 2 3 4 5 करके, और हर फैक्टर के लिए 2 स्टेंसिल्स हैं। तो उस स्टेंसिल में क्या करना होता है कि आपको ये जो स्टेंसिल है इस तरह से निकालना होता है। फिर देखना होता है, जैसे कि अभी सबसे पहले मेरे हाथ में ये 4th वाला फैक्टर यानी कि एग्रीएबलनेस का आया है। अब यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखे होंगे। ये पेज नंबर 2 पे ये लगाना है, पेज नंबर 3 पे ये वाला पार्ट लगाना है, 4 पे ये वाला पार्ट लगाना है एंड 5 पे ये वाला पार्ट लगाना है। तो हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। ये है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आप आए तो आपने देखा कि जो स्टेंसिल है इसमें ऊपर से एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है और एक नीचे से बना हुआ है जिस पे चेक लिखा हुआ है। तो इस चेक को हमें जो क्वेश्चनर में ये डॉट्स बने होते हैं इनके ऊपर सेट करना होता है ताकि हमारा जो स्टेंसिल है वो सही जगह पे फिट हो जाए। तो ये फिट हो गया है। अब आपकी इसकी स्कोरिंग ऐसे होनी है कि जब आप आंसर्स पे टिक करेंगे तो इन बॉक्सेस पे एक में टिक होगा। अगर आपका टिक इस बॉक्स पे लगा हुआ है तो आप इस आइटम को 2 मार्क्स देंगे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपके व्यक्ति को 2 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से इस पे भी अगर टिक लगा हुआ है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर इस पे टिक नहीं लगा हुआ है तो आप इसको 1 मार्क्स दे देंगे। तो स्कोरिंग करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर टिक है तो 2 लिखेंगे, नहीं है तो 1 लिख देंगे। या अगर आप वैसे बाद में समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप 1 भी लिख देंगे तो वो आपके लिए समझने के लिए सही रहेगा। या 1 लिख देंगे। इसी तरह से इस आइटम पे और इस आइटम पे। तो पेज नंबर 2 में इतने ही है। पेज नंबर जब 3 में आएंगे तो 3 वाले पार्ट को यहाँ पे लगाएंगे चेक पे सेट करके इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन से नंबर बॉक्स आ रहे हैं। अगर मेरे यहाँ पे सब में टिक शो हो रहा होता तो मैं इसको भी 2 दे देती, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। इसमें टिक आ रहा है मेरा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें टिक आ रहा है। तो जिसमें टिक आ रहा है उसको मैं यहाँ 2 नंबर दे दूँगी और जिसमें नहीं आ रहा है उसको 1 नंबर दे दूँगी। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब आप स्टेंसिल हटा लेंगे तो उन्हीं नंबर्स को आपको ये वाले बॉक्सेस में लिखना पड़ेगा ताकि आप बाद में उसकी टोटलिंग ईजिली कर सकें। या आप नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पर भी अगर आप साफ साफ लिख देंगे तो उससे वो भी आपके लिए ठीक है, आपके डबल काम नहीं होगा। एक ही बार आप यहाँ पर साफ साफ लिख दीजिएगा क्वेश्चन के आगे। इस तरह से आपको एक एक करके सारी कीज़ यूज़ करनी है। 5 फैक्टर की 2 की हैं तो टोटल 10 स्टेंसिल हैं। ये 10 स्टेंसिल आपको पूरे यूज़ करके सारी इसमें स्कोरिंग करनी है। इसके बाद आपको मैनुअल को देखते हुए सारे डायमेंशंस के अलग अलग जो रिज़ल्ट है वो निकाल लेने हैं। सबकी जो आगे जैसे आपको टेबल एक दिखाई हुई है फ्रंट पेज में, उसमें अलग अलग डायमेंशंस के स्कोर आ जाएंगे आपके। और उसके बेस पे आपको रिजल्ट एनालिसिस देना है कि हर डायमेंशन के बेस पे पर्सनैलिटी जो उस पर्सन की कैसी है। साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं उस बेस पे स्टेप्स आपको लिख लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैसे रिजल्ट टेबल बनेगी ये हम आपको बताएं तो प्लीज़ कॉमेंट करें।